नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी सभी विश्व की अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। क्यों रूस कर रहा है 3 लाख रिजर्व जवानों की आंशिक तैनाती? रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के हिस्सों में कब होगा जनमत संग्रह? और साथ ही साथ पूरी दुनिया में अगर देखें तो यूरोप के आर्थिक जो संकट है, जो ईंधन के संकट हैं, ईंधन के संकट पर क्या है यूरोप के देशों का अपना प्लान, किस तरीके से उसको मिटिगेट कर रहे हैं, किस तरीके से उस ईंधन के संकट को अपना वो समाप्त कर रहे हैं। और यूएनजीए की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में, उन्होंने किन राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के किन प्रमुख नेताओं से की है मुलाकात? होंगी कई अन्य अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। राष्ट्रपति पुतिन ने आरक्षित जवानों की आंशिक तैनाती की घोषणा की। कहा, पूरी पश्चिमी सैन्य मशीनरी से लड़ रहा है रूस। रक्षा मंत्री ने कहा, रूस की 3 लाख रिजर्विस्ट की आंशिक तैनाती की योजना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंशिक तैनाती की घोषणा पर पश्चिमी देशों की तीखी प्रतिक्रिया। पोलैंड, जर्मनी समेत यूरोपीय देशों ने की कड़ी निंदा। यूरोपीय संघ ने कहा, पुतिन का बयान उनकी हताशा का प्रदर्शन। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में जनमत संग्रह के कदम से पश्चिमी देशों ने की कड़ी निंदा। अमेरिका ने कहा, रूस के कदम को कभी नहीं देंगे मान्यता। जर्मनी रूस के कदम को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक से इतर वैश्विक नेताओं के साथ कई बैठकें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात। यूक्रेन समेत दूसरे मुद्दों पर की चर्चा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री से भी डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात। ताइवान क्षेत्र में लगातार तनाव जारी। ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा, हाल के वर्षों में चीन की ओर से उनका देश लगातार आक्रामक खतरों का कर रहा है सामना। ताइवान जलडमरू मध्य से अमेरिका, कनाडा के युद्धपोतों के गुजरने से भड़का चीन। और सबसे पहले बात रूस यूक्रेन संकट की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के लिए आंशिक रूप से रिजर्व सैनिकों को लामबंद करने की घोषणा की। अपने देश के सैन्य मोर्चाबंदी के आदेश पर पुतिन ने दस्तखत कर दिए हैं और ये लागू हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया जाएगा। समय बीतने के साथ रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिख रहा है। अब तक करीब 7 महीने के भीषण संघर्ष में दोनों तरफ से हजारों सैनिकों की जानें जा चुकी हैं। बावजूद इसके रूस यूक्रेन सीमा पर दोनों तरफ से तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में 3 लाख रिजर्व जवानों की आंशिक तैनाती ने युद्ध के और तेज होने की आशंका को बल दे दिया है। पुतिन ने यह घोषणा ऐसे वक्त पर की है जब यूक्रेन के अलगाववादियों ने 4 हिस्सों में जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने जवानों की आंशिक तैनाती के आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ ही प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक केवल उन लोगों की तैनाती होगी जिनके पास युद्ध से संबंधित या सेना में सेवाओं का अनुभव है। रक्षा मंत्री ने यूक्रेन युद्ध के दौरान करीब 6000 रूसी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। हम केवल आंशिक तैनाती की बात कर रहे हैं। ऐसे नागरिक जो रिजर्व में हैं, उनकी अनिवार्य तैनाती की जाएगी। उनमें भी सबसे पहले जो सशस्त्र बलों में सेवाएं दे चुके हैं, उनके पास अनुभव है और दक्षता है। मैं यूक्रेन के साथ हुए युद्ध में अपने नुकसान का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। अब तक यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के 5937 जवान मारे गए हैं।
अपने संबोधन में रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को भी आड़े हाथों लिया। पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यदि क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा होता है तो रूस अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने से नहीं चूकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस को तबाह करने और कमजोर करने की साजिशें रच रहे हैं, जिसके लिए इन देशों ने सारी हदें पार कर दी हैं। जो रूस के संबंध में इस प्रकार के बयान देते हैं, मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में भी तबाही के अनेक साधन हैं जो नाटो देशों से अधिक आधुनिक है। जब हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा किया जाएगा तो रूस की और अपने लोगों की रक्षा के लिए हम हमारे पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल करेंगे। उधर पुतिन के ऐलान ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है। पोलैंड, जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने पुतिन के सैनिकों की तैनाती की घोषणा की निंदा की है। रूस ने सैनिकों की आंशिक लामबंदी का आदेश दिया है, जो इस युद्ध को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। यूक्रेन हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। रूस की ओर से फिर से गलत कदम उठाया जा रहा है, जिस पर हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। जर्मनी की सरकार यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेगी। रूस यूक्रेन को नष्ट करने और अधिक यूक्रेनी क्षेत्र को हथियाने के लिए अपना अभियान जारी रखेगा। रूस ने नई क्षेत्रों के कब्जे से नक्शा बदलने की एक नई योजना शुरू की है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन जिन जवानों की तैनाती की बात कर रहे हैं वह रिजर्विस्ट व्यक्ति होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो मिलिट्री रिजर्व फोर्स का सदस्य होता है। वह आम नागरिक होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। हालांकि शांतिकाल में यह सेना में सेवाएं नहीं देता है, इसलिए पुतिन के इस कदम से जंग के और तेज होने के आसार बनते दिख रहे हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन का रूसी सेना पर बढ़त के बाद पुतिन के इस कदम को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जो यूक्रेन के पक्ष में खुलकर खड़े हैं। कुछ दिनों पहले यूक्रेन के कई हिस्सों से अपने सैनिकों की रणनीतिक वापसी की घोषणा के बाद अब रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार किया है। खार्किव के रिहायशी इलाकों के अलावा रूसी स्मर्च मिसाइलें यूक्रेन के अनेक हिस्सों पर कहर बरपा रही हैं। यूक्रेनी सैनिकों के खार्किव और खेरसान पर बढ़त हासिल करने के बाद रूसी सेना ने जबरदस्त पलटवार करना शुरू कर दिया है। खार्किव शहर पर रूसी हमले में कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। पहले से खंडहर में तब्दील शहर में बची खुची इमारतों पर स्मर्च मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। स्मर्च मिसाइल की जद में रेलवे स्टेशन, यार्ड, हर वो बुनियादी ढांचा आता जा रहा है जहां से यूक्रेन को सबसे अधिक चोट पहुंचती है। रूस के ताजा हमले में कम से कम 1 दर्जन नागरिकों के मलबे में दबे होने की खबर है। रूसी सैनिकों के मुताबिक बखमुट शहर से यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलते हुए उनके कई हथियारों समेत लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया, जबकि यूक्रेन ने अपने सैनिकों के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने का दावा किया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उनकी सेना जल्द ही लिसिचांस्क के पास स्थित शहरों पर नियंत्रण हासिल कर लेगा। उधर जेपोर्जिया में अब भी दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने परमाणु प्लांट के नजदीक पानी के पाइपलाइन पर यूक्रेनी सैनिकों द्वारा गोलीबारी का आरोप लगाया है। हालांकि प्रवक्ता के मुताबिक प्लांट से किसी भी तरह का विकिरण का खतरा फिलहाल नहीं है। यूक्रेनी तोपखाने ने एनहोडर शहर के पास एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 5वीं बिजली इकाई से चलने वाली बिजली लाइन पर हमला किया। स्टेशन को मार्गनेट्स गांव के पास से यूक्रेन के सैनिकों द्वारा निशाना बनाया गया। फिलहाल गोलाबारी के बावजूद जेपोरोजियाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विकिरण की स्थिति सामान्य बनी हुई है। इस बीच कुछ दिन पहले इजियम में कथित नरसंहार की जांच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सामूहिक कब्र स्थल का दौरा कर कुछ शवों के नमूनों को इकट्ठा किया। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या ये नागरिक हवाई हमले में मारे गए या फिर आमने सामने की लड़ाई में। उनमें से कुछ ने यातना के संकेत दिखाए, क्योंकि कुछ व्यक्तियों के हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और कुछ के घाव थे। मोर्टार गोलाबारी के कारण कुछ नागरिकों की मौत होने की आशंका है। हालांकि फोरेंसिक जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हम उन क्षेत्रों में स्थिरीकरण के उपाय जारी रखेंगे जो रूसी कब्जे से मुक्त हो गए थे। लोग हमें दिखा रहे हैं कि कब्जा करने वालों के यातना कक्ष कहाँ थे, जहां उन्होंने शवों को छुपाया था। उन लोगों के बारे में गवाही दे रहे थे जो कब्जाधारियों की मदद कर रहे थे। दोनों देशों के बीच जारी भीषण युद्ध में कभी रूसी सैनिक बढ़त बनाते हैं तो कभी यूक्रेन के सैनिक।
युद्ध विराम के लिए बातचीत शुरू करने का प्रयास भी हो रहा है, लेकिन दोनों पक्षों की जिद के कारण ये संभव नहीं हो पाया है। बहरहाल युद्ध का अंजाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इसका खामियाजा कहीं न कहीं दुनिया के अन्य देशों को उठाना पड़ रहा है। एक और युद्ध तेज हो रहा है तो वहीं जनमत संग्रह का दांव खेला है व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन ने जनमत संग्रह का दांव खेला और उन्होंने कहा कि बेहद जरूरी है। रूस ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की और व्लादिमीर पुतिन ने इसे वक्त की जरूरत बताया। यूक्रेन के जो क्षेत्र हैं, रूस समर्थित अलगाववादी सरकार वो अनेक इलाकों में जनमत संग्रह करा रही है। रूस समर्थित जो अलगाववादी सरकार है वो डोनेट्स्क में है, लुहांस्क में है और खेरसान में है। और ये जो 4 इलाके आप देख रहे हैं, शुक्रवार से डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और आंशिक रूप से रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया क्षेत्र में जनमत संग्रह शुरू हो जाएगा। ये जनमत संग्रह 23 से लेकर 24 सितंबर तक इस बीच होगा और लोग अपने इस भविष्य का फैसला करेंगे कि किस तरीके से उनको यूक्रेन या फिर रूस में रहना है। ये जनमत संग्रह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 23 से 27 सितंबर के बीच लोग अपना मत डालेंगे। और पुतिन ने फरवरी में जंग छिड़ने के पहले ही यूक्रेन के इन 2 शहरों को स्वतंत्र तौर पर पहचान देने का ऐलान किया था और ये 2 शहर ही थे जिनकी वजह से ये युद्ध भड़का। और वास्तव में क्या है डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्थिति, ये भी हम आपको बताते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है इस युद्ध में इनका अस्तित्व। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सीमा से लगे डोनेट्स्क की गिनती एक समय में यूक्रेन के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में होती थी। डोनेट्स्क डोनबास राज्य का मुख्य शहर है और ये कई अहम खनिज भंडारों का भी ये पूरा का पूरा उद्गम स्थल है। डोनेट्स्क शहर जो है यूक्रेन के सबसे बड़े स्टील उत्पादक केंद्र में से भी एक है, यानी कि इसके आर्थिक मायने भी हैं। डोनेट्स्क की जनसंख्या तकरीबन 20 लाख है। और अगर लुहांस्क की बात करें तो लुहांस्क को वोरोशिलोग्राद कहा जाता था इसके पहले, और ये कोयले का अहम भंडार है, यूक्रेन का अहम भंडार है। लुहांस्क शहर का डोनबास क्षेत्र का ये हिस्सा है और ये रूस से सीमा साझा करता है। रूस से लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसान ये सारे इलाके इस रूस से सटी हुई सीमा है। लुहांस्क शहर का उत्तरी हिस्सा ब्लैक सी दक्षिणी सागर से मिलता है। दक्षिणी सागर से मिलने की वजह से ये और ज़्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। और विवाद की जो मुख्य जड़ रहा है वो डोनबास प्रांत का डोनेट्स्क और लुहांस्क रहा है, क्योंकि यही वजह रहा है कि रूस ने इस बहाने यूक्रेन पर आक्रमण किया, यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के जिस डोनबास प्रांत का हिस्सा है वो रूस और यूक्रेन के बीच मुख्य तनाव का जड़ रहा है। लुहांस्क और डोनेट्स्क को संयुक्त रूप से डोनबास इलाके का हिस्सा माना जाता है और 2014 से रूस समर्थित अलगाववादियों का वहां पर कब्जा है। और अब ये अलगाववादी ही वहां पर ये जनमत संग्रह करा रहे हैं। और सोवियत संघ के विघटन के बाद डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा बना, लेकिन रूस का कहना था कि डोनबास की अधिकतर जो जनता है वो रूसी भाषा बोलती है, इसलिए उसे रूस के यूक्रेन के राष्ट्रवाद से बचाया जाना जरूरी है। डोनेट्स्क के जो अलगाववादी नेता हैं डेनिस पुशिलिन, उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से पीड़ा सह रही डोनबास की जनता ने उस महान देश का हिस्सा बनने का अधिकार प्राप्त किया है जिसे वो हमेशा से अपनी मातृभूमि मानती रही है। उनका कहना है कि जनमत संग्रह से लाखों रूसी लोगों को ऐतिहासिक न्याय मिलेगा जिसका वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे अलग अगर देखें तो यूक्रेन और पश्चिमी देशों के सहयोगियों ने जनमत संग्रह को अवैध बताया है। अमेरिका ने जनमत संग्रह कराने की मॉस्को की योजना को दिखावा करार दिया है और इसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का अपमान बताया है। अब जो भी इस जनमत संग्रह का निर्णय आएगा उसी बहाने इस क्षेत्र में भविष्य तय होगा वहां की जनता का, और उसके अलावा इसी बहाने रूस जंग को और तेज कर सकता है, ऐसी आशंका लोग जता रहे हैं। और अब देखते हैं खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की कड़ी आलोचना की। अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। Putin's own words make his true purpose unmistakable. Just before he invaded, Putin asserted, and I quote, Ukraine was created by Russia and never had, quote, real statehood. And now we see attacks on schools, railway stations, hospitals, on centers of Ukrainian history and culture.
In the past, even more horrifying evidence of Russia's atrocity and war crimes. Mass graves uncovered in Izium, bodies, according to those who excavated those bodies, showing signs of torture. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत की। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व में कहीं भी संकट की स्थिति में फर्स्ट रेस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। We have today, certainly in our part of the world, developed that image of a first responder. Nepal earthquake happens, Yemen civil war happens. I've seen during Ukraine, I mean, a whole lot of my fellow foreign ministers actually have told me that they were following who could evacuate out of Ukraine. Now, the fact that we did 20,000 was for them staggering number. There were people who were struggling to do 200. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर यूक्रेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। ऊर्जा की आसमान छूती कीमतों से निपटने के लिए ब्रिटेन की सरकार एक के बाद एक नई घोषणाएं कर रही है। अब व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए व्यावसायिक बिजली और गैस के बिल में बड़ी कटौती का ऐलान किया गया है। ये योजना 1 अक्टूबर से लागू होगी। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अलग अलग देश अस्तित्व में आए, जिसके बाद कुर्दिस्तान का इलाका सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान और आर्मेनिया जैसे देशों में बंट गया। दुनिया के सबसे बड़े इस राज्य विहीन जातीय समूह की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है। कुर्दिस्तान को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई सीरिया तुर्की की सीमा पर लड़ी जा रही है और सीरियाई कुर्द लड़ाकों को राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन प्राप्त है। लेकिन अंकारा और दमिश्क के बीच रिश्तों की हो रही बहाली अब ऐसा स्थिति पैदा कर रही कि कुर्द लड़ाकों को यह लगता है कि उनका कुर्दिस्तान का सपना कहीं सपना न रह जाए। सीरिया के नुसाइबिन सीमा पर लहराते तुर्की और सीरिया के झंडे भले ही ये पास पास लहरा रहे हों, लेकिन आपसी संबंधों के लिहाज से बहुत दूर दूर हैं। आपसी हितों की ये खाई इतनी गहरी है कि युद्ध के मैदान में दोनों झंडे अलग अलग खेमे में एक दूसरे के खिलाफ दिखे। दोनों देशों के संबंधों में जमी बर्फ रिश्तों की बहाली के प्रयास की गर्मी में पिघलने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन इन संभावनाओं के बीच एक पूरे इलाके की उम्मीद की किरण बुझती दिखाई दे रही है। सीरिया और तुर्की के बीच रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कुर्द समुदाय के लोगों में मायूसी पैदा कर रही है। करीब 1 दशक पहले सीरिया के 20 लाख कुर्द समुदाय को अपनी भाषा सीखने और संस्कृति रिवाज के पालन की आज़ादी नहीं थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और हालात ने उन्हें स्वायत्त प्रशासन का मौका दे दिया। अब उन्हें लगता है कि अगर सीरिया और तुर्की के बीच रिश्ते फिर बहाल होते हैं तो स्वायत्त का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। अगर समझौता हो जाता है तो स्वायत्त प्रशासन को सबसे बड़ा धक्का लगेगा। 2011 से सीरिया युद्ध के दौरान सीरियाई कुर्द लड़ाकों को राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन प्राप्त है, जबकि तुर्की कुर्द इलाकों में बम बरसाता रहा है। तुर्की कुर्द को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अंकारा और दमिश्क के बीच रिश्तों की बहाली दशक भर से चली आ रही सीरियाई जंग को नया रूप देगी। तुर्की के खुफिया प्रमुख पिछले महीने दमिश्क में थे। तुर्की के विदेश मंत्री इस दिशा में सकारात्मक बयान दे चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति अर्दोआन ने भी पिछले दिनों समरकंद में कहा था कि वो राष्ट्रपति असद से मिलना पसंद करेंगे। कुर्द समुदाय को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका सब कुछ
खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारी संस्कृति, मातृभाषा और सभी चीजों को नष्ट करने की कोशिश होगी जिसे पिछले 10 सालों में हासिल किया गया है। कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा राज्य विहीन जातीय समुदाय है, जिसकी आबादी अनुमानतः 35 मिलियन के आसपास है। वे दक्षिणी और पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया और उत्तरी पश्चिमी ईरान और दक्षिण आर्मीनिया आदि हिस्सों में अल्पसंख्यक समूह के रूप में रहते हैं। विश्व इतिहास में उन्हें एक कुशल योद्धा के रूप में जाना जाता है। कुर्दों और तुर्कों के बीच गहरी दुश्मनी रही है। तुर्की में 15 से 10% कुर्द हैं। 1920 और 30 के दशक में तुर्की में कुर्दों के साथ टकराव और बढ़ा था। कुर्दिश नाम, भाषा, रिवाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यहाँ तक कि उनकी पहचान को खारिज कर दिया गया। तुर्की की सरकार ने इन्हें पहाड़ी तुर्क करार दिया। वर्ष 1978 में मार्क्सवादी क्रांतिकारी अब्दुल्ला अकलान ने एक स्वतंत्र कुर्दिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का गठन किया। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने 1984 में तुर्की की सेना के विरुद्ध जंग छेड़ दी। हालांकि अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद ये मांग खत्म हो गई। 2015 में कुर्दों ने इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का गठन किया। तुर्की का मानना है कि ये कुर्द पार्टी का विस्तार है, उनके खिलाफ अभियान छेड़े रहता है। और अब आइए दिखाते हैं विश्व संस्कृति की आपको एक झलक। सदियों पहले वे गुलाम बनाकर ब्राजील लाए गए, लेकिन उन्होंने दास्ता की जंजीरें तोड़ी, सुदूर जंगलों में रहे, समुद्री द्वीपों में रहे, इसलिए कि उनका अस्तित्व बचा रहे। 1988 में पहली बार ब्राजील की सरकार ने आधिकारिक रूप से क्विलोम्बो समुदाय को मान्यता दी और अब 132 साल बाद पहली बार उनकी जनगणना हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि उनके अधिकार जल्दी हासिल होंगे। ब्राजील जहां एक ओर चुनाव के खुमार में डूबा हुआ है, वहीं देश में चल रहा जनगणना का काम इतिहास दर्ज कर रहा है। 132 साल के इतिहास में पहली बार भगौड़े दास के वंशजों के समुदाय क्विलोम्बो को जनगणना में शामिल करने का फैसला किया है। ब्राजील में क्विलोम्बो समुदाय की मौजूदगी तब से है जब से देश ने अफ्रीकी गुलामों को मजदूर के रूप में आयात करना शुरू किया था। पूर्वोत्तर ब्राजील में सल्वाडोर के तट पर क्विलोम्बो समुदाय के लोगों की गणना का ये मौका राजनीतिक परिवर्तन का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 1888 में दास प्रथा को समाप्त करने वाला ब्राजील दुनिया का सबसे अंतिम देश था। सदियों पहले गुलाम बनाकर ब्राजील में लाए गए लोगों ने दास्ता की जंजीर को तोड़ते हुए सुदूर जंगलों और पर्वत श्रृंखलाओं या इल्हा डे मारे जैसे द्वीपों में जाकर बस गए। ये दुनिया से कट कर रह गए। ब्राजील सरकार ने 1988 में इन समुदायों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। पूर्वजों के शीर्षक और जमीन के मालिकाना हक हासिल करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। समुदाय को उम्मीद है कि उनकी सही संख्या और अधिक निर्वाचित आवाज उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में कारगर साबित होगी। हमें इरादतन आंकड़ों और सर्वेक्षण से गायब किया गया है। यह पहले से ही सत्यापित है कि हम कितने हैं, कहाँ रहते हैं और क्या उगाते हैं। तो अस्तित्व और पहचान को मिलेगा नया मुकाम। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।